Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 6 of chapter 23 of NBF Biology 12, and today we are going to learn about Michelson-Stahl experiment. अच्छा बेटे, कल के लेक्चर में हमने मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस को रिव्यू किया था और ये ऑलमोस्ट मॉडल्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये 3 मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। इन 3 मॉडल्स में आपने देखा कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल, इन तीनों मॉडल में से अब कौन सा मॉडल दुरुस्त है, इस बात को आज हम एनालाइज करेंगे। एक और टॉपिक है, उसे कहते हैं मिचेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो इस मिचेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट के अंदर इस बात को ऑब्जर्व किया जाएगा कि इन तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल दुरुस्त है। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, ये 2 लोग थे। इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और ये एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही आइडियल एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया जाता है। और इस एक एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर इन लोगों को नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर अहम एक्सपेरिमेंट है, जिससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला हल हुआ था। क्योंकि जब ये डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहा था और लोगों ने 3 डिफरेंट आइडियाज़ पेश किए कि कोई कहता था डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे हो रही है, कोई कहता है ऐसे हो रही है। तो फिर फाइनली मिचेल्सन और स्टाल लोगों ने ये कंफर्म किया कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली किस तरह से हो रही है। तो ये मैं अभी आपको नहीं बताता कि डीएनए रेप्लिकेशन का दुरुस्त मॉडल कौन सा है। आया सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेशन होती है या कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेशन होती है या डिस्पर्सिव मॉडल के अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन होती है, ये हम इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो अब आप देखिए कि इस मिचेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। तो मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया था। इन्होंने ऐसा किया कि कुछ बैक्टीरिया जिनको पहले कल्चर किया हुआ था N14 टाइप के मीडियम में, जैसे ये यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ कि इनके पास यहाँ पर N14 टाइप का एक मीडियम मौजूद है। N14 से मतलब ये है कि किसी भी बैक्टीरिया की कल्चर के लिए जो मीडियम प्रिपेयर किया जाता है ना, उस मीडियम के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करने होते हैं जो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे। लिहाजा जो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऐड किए होंगे ना, उन नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स में जो नाइट्रोजन सोर्स यूज़ किया गया है वो दरअसल नॉर्मल नाइट्रोजन है, दैट इज़ N14। तो ये N14 मीडियम में कुछ बैक्टीरिया को कल्चर किया हुआ था और इन बैक्टीरिया में से चंद एक बैक्टीरिया को यहाँ से पिक किया। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम शो की जा रही है कि ये कुछ बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल मीडियम में ग्रो कर रहे थे, जहाँ पर नाइट्रोजन सोर्स N14 टाइप का है, वहाँ से इन कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया गया है इनटू अनदर मीडियम विच कंटेन्स N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन। यानी इस मीडियम को बनाने के लिए जो नाइट्रोजन सोर्स यूज़ किया गया है उसमें एक नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया गया है, दैट इज़ N15। N15 थोड़ा सा हैवी आइसोटोप है। आप इसका एटॉमिक मास देख रहे हैं, इसका एटॉमिक मास 15 है, और जबकि ये जो नॉर्मल नाइट्रोजन नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा होता है उस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये 2 डिफरेंट मीडिया आपके सामने, एक N14 कंटेनिंग मीडियम जिसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो N14 कंटेन करते हैं, और दूसरा N15 कंटेनिंग मीडियम जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड N15 टाइप का नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। तो यहाँ से आपने याद रखना है, पहले स्टेप में सम ऑफ द बैक्टीरिया वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ नॉर्मल N14 कंटेनिंग मीडियम टू N15 कंटेनिंग मीडियम। याद रखिए कि यहाँ से कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया गया था। यहाँ पर हम एहतियातन लिख लेते हैं कि सम बैक्टीरिया वर ट्रांसफर्ड, सम
बैक्टीरिया वर ट्रांसफर्ड। आपने ये एक एक स्टेप को बगौर देखते जाना है, तब जाकर आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। तो सम बैक्टीरिया वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम N14 मीडियम टू N15 मीडियम, ये सबसे पहला स्टेप था। उसके बाद फिर बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो करने के लिए अलाउ किया गया। बैक्टीरिया ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर इनको ग्रो करने के लिए अलाउ किया गया और सेवरल जनरेशंस तक ये यहां पर ग्रो करते रहे। बैक्टीरिया ग्रोन फॉर सेवरल जनरेशंस, बैक्टीरिया ग्रोन फॉर सेवरल जनरेशंस, इस जगह पर इनकी सेवरल जनरेशंस हासिल की गई। यहां पर ग्रो करने का मकसद क्या था? दरअसल इस मीडियम में ग्रो करने का मकसद यह था कि इन बैक्टीरिया की आने वाली जनरेशंस के डीएनए के अंदर N15 इनकॉर्पोरेट कर जाए, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया N14 से N15 में आएंगे तो यहां पर ये बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे, इनकी अगली जनरेशन आएंगी, तो वो अगली जनरेशन बनाने से पहले जाहिर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। आपको मैंने लास्ट में बताया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन हर जनरेशन बदलने से पहले होती है। बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, 20 मिनट के करीब बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम है, और इस 20 मिनट के अरसे में बैक्टीरिया ने अपनी अगली जनरेशन बनाने के लिए लाजमी तौर पर बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को रेप्लिकेट भी करना होता है। तो जब ये बैक्टीरिया यहां पर N15 मीडियम के अंदर अपनी अगली जनरेशंस बनाएंगे और यहां पर ये रेप्लिकेट करेंगे, तो उस रेप्लिकेशन के लिए जो इनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो रॉ मटेरियल भी इसी मीडियम से अवेलेबल होगा। और यहां पर इस मीडियम में इस वक्त जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो N14 के बजाय N15 कंटेनिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड है। लिहाजा आने वाली जनरेशंस के डीएनए में ये बात बिल्कुल यकीनी है कि N14 के बजाय अब N15 उनके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होता चला जाएगा। और जबकि इससे पहले जो बैक्टीरिया यहां पर कल्चर किए जा रहे थे, उन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन होगा? उनके अंदर ऑब्वियसली N14 टाइप का नाइट्रोजन होगा। तो ये दरअसल इन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर N15 को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन्हें N15 मीडियम के अंदर यहां पे कल्चर किया गया, इनको ग्रो किया गया, ताकि सेवरल जनरेशंस गुजरने से यहां पर उनकी आने वाली जनरेशंस के अंदर N15 पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। उसके बाद आफ्टर सेवरल जनरेशंस यहां से बैक्टीरिया का सैंपल लेकर उसे ट्रांसफर किया है 3 पेट्री प्लेट्स के अंदर, और इन तीनों पेट्री प्लेट्स में आप देख रहे हैं कि N14 टाइप का मीडियम पोर किया हुआ है। आप देखिए इस पहली पेट्री प्लेट में भी N14 टाइप का मीडियम है, सेकंड में भी N14 टाइप का मीडियम है, और थर्ड में भी N14 टाइप का मीडियम है। 3 पेट्री प्लेट्स बनाई गई हैं विच कंटेन्स N14 टाइप ऑफ मीडियम, और इन तीनों के अंदर अब यहां से बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया है। याद रहे कि कौन से बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया जा रहा है? वो बैक्टीरिया जो कई जनरेशन के बाद यहां पर अब डेवलप हुए हैं, क्योंकि यहां पर आपने देखा था कि जिस जनरेशन को हम यहां से इधर लेकर आए थे, तो उस जनरेशन को यहां पे ग्रो करने का पूरा मौका मिला है और उसकी कई एक जनरेशंस यहां पे पास हो गई हैं। तो आफ्टर सेवरल जनरेशंस अब यहां पर जो इस वक्त बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे, जिनके बारे में ये एक्सपेक्टेड है कि N15 उनके डीएनए के अंदर पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा, तो उन बैक्टीरिया को अब यहां से इन N14 मीडिया के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और ये याद रखो कि ये जो कल्चर ट्रांसफर यहां पर किया गया है, ये एक ही वक्त में ट्रांसफर किया गया है। ये पॉइंट जरा समझने वाला है कि यहां से कल्चर को पिक किया, जब हम किसी एक मीडियम से कल्चर को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं ना, तो इस अमल को कहते हैं इनोक्यूलेशन। तो ये इनोक्यूलेशन की जा रही है, इनोक्यूलेशन। तो यहां से थोड़ा सा ये कल्चर पिक किया है, उस कल्चर को यहां पे भी इनोक्यूलेट किया है, एट द सेम टाइम उसी कल्चर को यहां पर भी इनोक्यूलेट किया है, एट द सेम टाइम उस कल्चर को यहां पर भी इनोक्यूलेट किया है। इसका मतलब है कि इन तीनों पेट्री प्लेट्स के अंदर यहां से जो कल्चर इनोक्यूलेट किया गया वो एक ही वक्त में इनोक्यूलेट किया गया। एक ही वक्त में क्यों इनोक्यूलेट किया, इसका रीजन क्या है? दरअसल एक ही वक्त में इनोक्यूलेट करने का मकसद दरअसल यह है कि जिस जनरेशन के मेंबर्स यहां पर ट्रांसफर हों, उसी जनरेशन के मेंबर्स यहां पर भी ट्रांसफर हों, उसी जनरेशन के मेंबर्स इस पेट्री प्लेट के अंदर भी ट्रांसफर हों।
अगर आप यहां पर एक ही वक्त में कल्चर ट्रांसफर नहीं करते, मिसाल के तौर पर आप यहां पर टाइम इंटरवल रख लेते हैं, यानी आपने यहां पर कल्चर ट्रांसफर किया है सपोज करें 1 बजे और 1:20 पर आपने कल्चर इस मीडियम के अंदर ट्रांसफर किया है, तो इसका मतलब है इस कल्चर और इस कल्चर के दरमियान 20 मिनट का इंटरवल आ गया है। तो उस 20 मिनट के इंटरवल की वजह से आप क्या समझते हैं कि जिस जनरेशन को आपने यहां पे ट्रांसफर किया होगा, सेम वही जनरेशन इस मीडियम के अंदर भी ट्रांसफर ही होगी? नहीं, 20 मिनट के वक्फे की वजह से अब इस मीडियम के अंदर उससे अगली जनरेशन आ गई होगी। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि यहां पर सेम जनरेशन ही ट्रांसफर हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहां से जब कल्चर को पिक किया है तो एट द सेम टाइम N14 मीडियम के अंदर भी उसे ट्रांसफर किया गया है और एट द सेम टाइम उसी कल्चर को ये इस पेट्री प्लेट के अंदर भी ट्रांसफर किया गया है और एट द सेम टाइम उसको यहां पर भी ट्रांसफर किया है, ताकि इन तीनों के अंदर सेम जनरेशन के मेंबर्स ट्रांसफर हों। तो यहां पर अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इस चीज को क्यों मलहूज़े खातिर रखा गया है कि सेम जनरेशन के मेंबर्स ही यहां पर ट्रांसफर हो? अगर डिफरेंट जनरेशंस के मेंबर ट्रांसफर हो जाते तो क्या हर्ज था? तो ये अभी आपको बात आगे चलकर समझ में आएगी कि अगर डिफरेंट जनरेशन के मेंबर्स यहां ट्रांसफर हो जाते तो क्या इफेक्ट आता उसका। तो बहरहाल आप ये याद रखिए कि N15 मीडियम से जब कल्चर को N14 मीडियम में ट्रांसफर किया है तो एट द सेम टाइम 3 डिफरेंट पेट्री प्लेट्स में जिनके अंदर N14 मीडियम था कल्चर यूं ट्रांसफर किया और कल्चर ट्रांसफर करने के बाद अब इन्होंने यहां से डीएनए की सैंपलिंग की है। डीएनए की सैंपलिंग आपको देखो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं कि सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया N14 मीडियम में ग्रो कर रहे थे, लेकिन उनमें से चंद एक को N15 मीडियम में ट्रांसफर किया और उनको यहां पे ग्रो करने का मौका दिया ताकि कई एक जनरेशन तक वो ग्रो करें और उनके डीएनए के अंदर N15 पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और उसके बाद फिर यहां से बैक्टीरिया को N14 मीडिया के अंदर ट्रांसफर किया, 3 मुख्तलिफ पेट्री प्लेट्स में N14 मीडिया पोर किया गया है और एट द सेम टाइम इस N15 मीडियम में आफ्टर सेवरल जनरेशंस बैक्टीरिया पिक करके उनको इस पेट्री प्लेट के अंदर भी इनोकुलेट किया, एट द सेम टाइम इसमें भी इनोकुलेट किया और उसी वक्त यहां पर भी इनोकुलेट कर दिया है। ये यहां तक अभी तक हमारी स्टोरी पहुंची है। कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इसको। कोई कंफ्यूजन? गुड। अब आप देखिए कि अगला स्टेप था कि इन तीनों बैटरी प्लेट से और इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो ऑलरेडी यहां पर अलग से ग्रो कर रहे थे, आपको याद होगा कि इनमें से कुछ बैक्टीरिया को तो हमने ट्रांसफर किया था यहां पर, लेकिन बाकी तो जाहिर है कि वो अपनी जगह पर अभी ग्रो कर रहे थे। तो अब इन बैक्टीरिया से भी डीएनए का सैंपल पिक किया गया और ये 3 डिफरेंट पेट्री प्लेट्स में जिनमें अब ये बैक्टीरिया ट्रांसफर किए जा चुके हैं, यहां से भी डीएनए के सैंपल्स पिक किए गए हैं। तो ये जो डीएनए के सैंपल्स थे ना, इन डीएनए सैंपल्स को देखिए ये डिफरेंट नेम्स यहां पे दिया जा रहा है। इन डिफरेंट सैंपल्स को जो नेम दिया जा रहा है वो क्या है? यहां से जो सैंपल पिक किया गया है, यानी ये ओरिजिनल N14 टाइप की जो प्लेट थी, इस सैंपल को नाम दिया गया कंट्रोल सैंपल। दिस इज एक्चुअली कंट्रोल सैंपल। उसके बाद फिर दूसरा सैंपल ये इस पहली बैटरी प्लेट से हासिल किया गया है, इसको नाम दिया गया सैंपल एट 0 मिनट। ये कंट्रोल सैंपल है। सैंपल किस चीज का है? ये डीएनए का सैंपल, ये बात याद रहे, ठीक है। तो एक डीएनए का सैंपल हमने ये N14 टाइप के मीडियम से हासिल किया है, जो बैक्टीरिया ओरिजिनली यहां पे ग्रो कर रहे थे, ये उनका सैंपल है, ठीक है। तो ये कंट्रोल सैंपल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कंट्रोल? अभी मैं इसकी लॉजिक आपको बताता हूं। अच्छा, दूसरा सैंपल ये इस बैटरी प्लेट से हासिल किया गया, इस सैंपल को नाम दिया गया सैंपल एट 0 मिनट। और फिर तीसरा सैंपल इस बैटरी प्लेट से हासिल किया गया, इसे नाम दिया गया सैंपल एट 20 मिनट। और फिर चौथा सैंपल इस बैटरी प्लेट से हासिल किया गया और इसे नाम दिया गया है सैंपल एट 40 मिनट। अब इन चारों सैंपल्स को अलग अलग नेम क्यों दिया गया है, इसका क्या रीजन है? यहां पे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ये सैंपल एट 0 मिनट और सैंपल एट 20 मिनट और सैंपल एट 40 मिनट का क्या मतलब है और कंट्रोल सैंपल से क्या मुराद है, फिर इसके बाद देखते हैं हम। पहले आप देखिए कि आपको याद है कि हमने यहां से जो कल्चर ट्रांसफर किया इन तीनों बैटरी प्लेट में, वो एक ही वक्त में ट्रांसफर किया। मैंने इस बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज भी किया है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया है कि एक ही वक्त में कल्चर तीनों बैटरी प्लेट में ट्रांसफर किया गया। लेकिन उसके बाद जब डीएनए के सैंपलिंग की बारी आती है तो ये डीएनए की सैंपलिंग एक ही वक्त में नहीं की गई।
देखो ये जो पहली बैटरी प्लेट थी, यहां से जो डीएनए की सैंपलिंग की गई है वो कल्चर ट्रांसफर करने के फौरन बाद की गई है। यानी जैसे ही कल्चर यहां पे ट्रांसफर किया तो कल्चर ट्रांसफर करते ही, यानी इनको जस्ट यहां पर इस N14 मीडियम का जस्ट एक एक्सपोजर दिया है और यहां पे इनको ट्रांसफर करते ही फिर दोबारा यहां से बैक्टीरिया पिक करके उनका डीएनए आइसोलेट कर लिया है। यानी इन बैक्टीरिया को जो कि अभी ताजे ताजे यहां से लाए गए थे, इनको N14 मीडियम में इनोकुलेट तो जरूर किया गया, लेकिन यहां पर इनको ग्रो करने का मौका नहीं मिला और इनसे फौरन डीएनए आइसोलेट कर लिया। लिहाजा इस डीएनए सैंपल को नाम दिया है सैंपल एट 0 मिनट। 0 मिनट असल में ये इंडिकेट कर रहा है कि कल्चर ट्रांसफर करने के बाद कितना वक्त गुजरा है। तो चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कल्चर ट्रांसफर करते ही ये सैंपल ले लिया गया है, इसका मतलब है कि कल्चर ट्रांसफर करने के बाद कोई वक्त नहीं गुजरा, तो इसी वजह से इस सैंपल का नाम रखा गया सैंपल एट 0 मिनट। दूसरी तरफ ये जो हमने सैंपल कलेक्ट किया यहां से, इस सैंपल को नाम दिया है सैंपल एट 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब यह है कि इस बैटरी प्लेट के अंदर जो हमने डीएनए का सैंपल यहां से लिया है वो कल्चर ट्रांसफर करने के 20 मिनट के बाद लिया है। क्योंकि आपको याद है कि एक ही वक्त में हमने तीनों के अंदर कल्चर ट्रांसफर किया था, लेकिन उसके बाद फिर यहां से जो डीएनए का सैंपल है वो 20 मिनट के बाद दिया जा रहा है। यहां से तो हमने फौरन ले लिया, लेकिन यहां से जो डीएनए का सैंपल लिया गया है वो 20 मिनट के बाद दिया गया। अब 20 मिनट की यहां पर क्या तुक बनती है? तो असल में क्या हुआ है कि अगर हम फौरन यहां से भी सैंपल ले लेते हैं तो सेम जनरेशन के ये सैंपल होते हैं, लेकिन हमने 20 मिनट का जो यहां पर इंटरवल रखा है उसका मकसद यह है कि ये बैक्टीरिया जो यहां से यहां पर लाए गए तो इनको यहां पर ग्रो करने का मौका मिले, और 20 मिनट जब ये यहां पर ग्रो कर जाएंगे तो 20 मिनट में यकीनन इनकी अगली जनरेशन आ चुकी होगी। आपको पता है कि बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 20 मिनट होता है और 20 मिनट में ये डिवाइड करके अपनी अगली जनरेशन बना लेते हैं। तो अगर हम ये 20 मिनट के बाद ये सैंपल यहां से कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या ये सैंपल उसी जनरेशन का सैंपल होगा जिस जनरेशन का सैंपल आपने यहां से लिया है? यकीनन ये उस जनरेशन का सैंपल नहीं होगा, बल्कि ये उससे अगली जनरेशन का सैंपल होगा। समझ आई बात? तो उसके बाद फिर आपने तीसरा सैंपल जो ये इन बैटरी प्लेट से लिया था वो यहां से था, जिसे सैंपल एट 40 मिनट का नाम दिया गया। तो इसको 40 मिनट का नाम इस वजह से दिया है कि कल्चर ट्रांसफर करने के 40 मिनट के बाद यह सैंपल लिया गया है, यानी इस सैंपल के भी मजीद 20 मिनट के बाद यह सैंपल लिया है। तो इसका मतलब यह है कि इस बैटरी प्लेट के अंदर जिन बैक्टीरिया को लाया गया था उन बैक्टीरिया ने यहां पर 2 जनरेशंस कंप्लीट कर ली होंगी। पहले 20 मिनट में उनकी एक जनरेशन यहां पर आई होगी और उससे अगले 20 मिनट के अंदर एक और जनरेशन बदल गई होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो सैंपल लिया गया है वो तीसरी जनरेशन का सैंपल होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर इसको इस तरह से लेबलिंग कर लें कि यहां पर जो कल्चर ग्रो कर रहा था, यहां पर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे वो बैक्टीरिया दरअसल जनरेशन नंबर 1 है। सपोज करते हैं हम कि जनरेशन नंबर 1 को यहां से इधर लाया गया, ये जनरेशन नंबर 1 हम इधर लेकर आए, इसी को हमने यहां पर भी ट्रांसफर किया है जनरेशन नंबर 1 को, इसी को हमने यहां पर भी ट्रांसफर किया है जनरेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स को एक ही वक्त में हमने तीनों के अंदर ट्रांसफर किया था। लेकिन जो हमने डीएनए की सैंपलिंग की है ना, वो ये इस बैटरी प्लेट से तो चूंकि उसी वक्त डीएनए की सैंपलिंग कर ली है, लिहाजा ये सैंपल कौन सी जनरेशन का है? जनरेशन 1 का सैंपल है। लेकिन ये कौन सी जनरेशन का सैंपल होगा? चूंकि ये 20 मिनट के बाद दिया गया है तो ऑब्वियसली ये जनरेशन 2 का सैंपल होगा, क्योंकि 20 मिनट में यहां पर सेकंड जनरेशन आ चुकी होगी। लेकिन यह सैंपल कौन सी जनरेशन का सैंपल होगा? ये थर्ड जनरेशन का सैंपल होगा, क्योंकि 20 और 20 2 दफा यहां पर जनरेशन चेंज हो गई होगी, पहले 20 मिनट में एक और फिर अगले 20 मिनट में दूसरी। तो इस तरह से यहां पर ये थर्ड जनरेशन का ये सैंपल आपके पास आया है। अब आपको ये तीनों डीएनए सैंपल्स में डिफरेंस पता चल गया कि ये सैंपल जिसे हमने 0 मिनट का है ये उसी जनरेशन का सैंपल है जो जनरेशन यहां पे ग्रो कर रही थी और उसको यहां से इन तीनों बैटरी प्लेट में ट्रांसफर किया गया था। ये दरअसल उसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये सैंपल उससे अगली जनरेशन को और ये सैंपल उससे अगली जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जबकि कंट्रोल सैंपल ये क्या चीज है? अच्छा, कंट्रोल सैंपल देखिए, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है ना तो उसके साथ हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। देखो, हमने अब ये जो डीएनए आइसोलेट किए ना इन तीनों बैटरी प्लेट से, ये एक सैंपल एट 0 मिनट, एक सैंपल एट 20 मिनट और एक सैंपल एट 40 मिनट, इन तीनों में हम अभी क्या देखना चाह रहे हैं?
अभी देखिएगा अगला जो स्टेप होगा इसके अंदर हम ये टेस्ट करेंगे कि इन बैक्टीरिया के अंदर N15 मौजूद है या नहीं, और है तो उसकी कितनी मिकदार है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 मौजूद है या डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर N15 और एक के अंदर N14 है। तो हमने दरअसल इन डीएनए के अंदर N15 की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको पता है ना कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये इस N15 मीडियम में ग्रो करने की वजह से इन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो N15 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होंगी। लेकिन अब चूंकि हमने इन बैक्टीरिया को यहां से N14 मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद ये सैंपलिंग की है, तो हो सकता है कि N15 मौजूद हो और ये भी हो सकता है कि N15 मौजूद ना हो, क्योंकि पहले ये N15 में ग्रो कर रहे थे और उसके बाद फिर इनको N14 मीडिया में ग्रो किया गया। तो इस वजह से अभी हम श्योरली नहीं कह सकते कि इन तीनों सैंपल्स में जो इन पेट्री प्लेट से लिए गए हैं N15 मौजूद होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो सैंपल जिसे मैं नाम दे रहा हूं कंट्रोल सैंपल, अगर आपसे पूछा जाए क्या इस कंट्रोल सैंपल के डीएनए के अंदर N15 नाइट्रोजन होगा, आप क्या कहते हैं? क्या इनमें N15 नाइट्रोजन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये वो बैक्टीरिया हैं जो शुरू से N14 में ग्रो कर रहे हैं। अगरचे इनके कुछ मेंबर्स को यहां से इधर ट्रांसफर किया गया था N15 में, लेकिन बकाया तो ये इधर ही ग्रो कर रहे थे। और ये सैंपल चूंकि हमने N14 मीडियम से लिया है, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि यहां पर N15 टाइप का एक भी कंटेंट मौजूद नहीं होगा। और देखिए वो एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी श्योर होता है ना, उसे कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होगा, ये कंट्रोल सैंपल होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर N15 नहीं है। लिहाजा इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के साथ हम बाकियों को कंपेयर करके अंदाजा लगाएंगे कि बाकियों का जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट है। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इस वजह से परफॉर्म किया जाता है ताकि हम दूसरा जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है हमारा या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसके रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो ये वजह थी कि कंट्रोल सैंपल भी यहां पे लिया गया। बहरहाल ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया कि हमने डीएनए की सैंपलिंग की है और किस तरह से ये सैंपलिंग की, ये आपको क्लियर होगी बात। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि ये जो डीएनए के सैंपल्स यहां से कलेक्ट किए गए हैं, इन डीएनए सैंपल्स को अब एनालाइज किया जा रहा है फॉर द प्रेजेंस ऑफ N15। और ये एनालिसिस कैसे किया जा रहा है? इस एनालिसिस के लिए यहां पर जो टेक्निक यूज की गई है, दिस टेक्निक इज नोन एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की गई है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, आपने फर्स्ट ईयर में ये टेक्निक पढ़ी हुई है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप एक डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम के अंदर, जिसके अंदर डेंसिटी का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो, उस मीडियम के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऐसा मीडियम बनाते हैं और उस मीडियम के अंदर हम मुख्तलिफ सैंपल्स की डेंसिटी को एनालाइज करते हैं कि कौन सा सैंपल कितना हैवी है, कितनी ज्यादा डेंसिटी है। जाहिर है कि जिसके अंदर N15 मौजूद होगी वो हैवी होगा या जिसके अंदर N14 मौजूद होगी वो हैवी होगा। कौन सी नाइट्रोजन कंटेन करने वाला सैंपल ज्यादा हैवी हो सकता है आपके ख्याल में? N15 कंटेनिंग सैंपल वो हैवियर होगा देन N14। और अगर किसी डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर N15 हो और किसी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 हो, तो कौन सा हैवियर होगा? जिसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 हो। तो हमने इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए ये अंदाजा लगाना है कि इन डीएनए के अंदर N15 मौजूद है या नहीं, तो है तो कितना मौजूद है। ठीक है, उसको हमने पता चलाना है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का तरीका क्या था? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इन्होंने एक मीडियम के अंदर, एक आयनिक मीडियम के अंदर इन डीएनए सैंपल्स को डिसॉल्व किया, और वो आयनिक मीडियम जो यहां पे यूज किया गया था, दैट आयनिक मीडियम वाज सीजियम क्लोराइड। तो ये सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर इनको डिसॉल्व किया गया। सीजियम क्लोराइड का जो फ्रेश सॉल्यूशन होगा, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ द सीजियम क्लोराइड वो इस तरह का होगा, उसके अंदर सीजियम क्लोराइड के आयंस बिल्कुल ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे आप ये इस मीडियम में देख रहे हैं,
मीडियम के अंदर आपको सीजियम क्लोराइड के आयंस बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहे हैं, यानी जितना इनकी डेंसिटी ऊपर वाले रीजन में उतनी ही डेंसिटी इनके नीचे वाले रीजन में, तो ऑल द आयंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मीडियम। ये अभी बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन आपको ये मीडियम दिखाया, और जब सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाएगा इस सैंपल को, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में आपको पता है सेंट्रीफ्यूज मशीन सैंपल को यूं रोटेट करती है, यूं बहुत हाई स्पीड पर बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करती है। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये ऐसे जब ये रोटेट करेगी मशीन, तो इस रोटेशन की वजह से ये सीजियम क्लोराइड के आयंस टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब ये ज्यादा माइग्रेट कर जाएंगे, और ऊपर की तरफ ये जो ट्यूब का माउथ वाला हिस्सा होगा उस साइड पर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब देखिए ये जब इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो इस रोटेशन से आपको ये जो बॉटम ऑफ द ट्यूब है, ये ट्यूब का माउथ वाला हिस्सा है जिसको हमने ये सेंट्रल रॉड के साथ बांधा हुआ है, और ये इसका बॉटम है ट्यूब का। तो जब ये मशीन यूं रोटेट कर रही है, तो सीजियम क्लोराइड के आयंस बॉटम की तरफ ज्यादा माइग्रेट कर गए और इसके माउथ वाली साइड पर कम। तो इस तरह से आप देखिए कि डेंसिटी का एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहां पर देखो डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये हाई डेंस एरिया बन गया, दिस इज हाई डेंस एरिया, ये बहुत ज्यादा डेंस एरिया बन गया है, और इसके मुकाबले में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लो डेंस एरिया बन गया है। यहां पर डेंसिटी लो है और इस जगह पर डेंसिटी हाई है, तो ये डेंसिटी का आपको एक डिफरेंस बनता हुआ नजर आ रहा है ना, इस चीज को कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। तो यूं डेंसिटी ग्रेडियंट ये क्रिएट हो जाएगा ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमने डीएनए डिसॉल्व किए हुए हैं इन ट्यूब्स के अंदर, तो वो डीएनए अपनी अप्रोप्रिएट डेंसिटी के ऊपर सेडिमेंट फॉर्म कर लेंगे, उसके ऊपर वो जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे। यानी जो डीएनए हैवी होगा वो हाई डेंस एरिया में जाकर सेटल डाउन होगा, जो डीएनए लाइटर होगा वो उससे ऊपर वाले हिस्से में सेटल डाउन होगा, और जो बहुत ज्यादा लाइट होगा वो बिल्कुल टॉप के ऊपर चला जाएगा। यानी इस तरह से ये जो डिफरेंट डेंसिटी के डीएनए होंगे वो डिफरेंट हाइट के ऊपर सेडिमेंट फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये यहां पर आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि हमने ये चारों सैंपल्स को एक ही ट्यूब के अंदर डाल दिया, तो एक्चुअली ये चारों सैंपल एक ट्यूब के अंदर नहीं डाले हुए, ये चारों सैंपल इसी तरह सीजियम क्लोराइड के अंदर डिसॉल्व किए अलग अलग ट्यूब्स के अंदर। आप इस डायग्राम से ये मत समझिएगा कि हमने ये चारों सैंपल्स को किसी एक ही ट्यूब के अंदर ऐड करके और उसको सेंट्रीफ्यूज किया है, ऐसा नहीं है। इन चारों ट्यूब्स को एक जैसी ट्यूब्स के अंदर, इन चारों सैंपल्स को एक जैसी ट्यूब के अंदर डिसॉल्व किया है, और हर एक ट्यूब में जो मीडियम था वो सीजियम क्लोराइड पर मुश्तमिल था, और ये फ्रेश मीडियम सीजियम क्लोराइड का, उसके अंदर सारे आयंस बिल्कुल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और हमने वो डीएनए भी डिसॉल्व किया हुआ है। लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद इसका रिजल्ट कैसा नजर आएगा, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट इस तरह से नजर आएगा। देखिए ये कंट्रोल सैंपल, उसका सेडिमेंट आपको नजर आ रहा है, ये देखिए नीचे बहुत ज्यादा डेंस एरिया है। ये मैं अब आपको अगला स्टेप बता रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये सेडिमेंट इस तरह से मिल रहे हैं कि ये जो कंट्रोल सैंपल है उसका डीएनए बिल्कुल टॉप पोजीशन के ऊपर सेडिमेंट फॉर्म किए हुए हैं। नीचे वाला हिस्सा आपको बहुत डेंस नजर आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा लेस डेंस है। तो इस डीएनए ने, कंट्रोल सैंपल के डीएनए ने बिल्कुल टॉप के ऊपर सेडिमेंट फॉर्म किया है, जबकि इसके मुकाबले में आप ये सैंपल एट 0 मिनट का रिजल्ट देखें तो सैंपल एट 0 मिनट का डीएनए इस ट्यूब के बिल्कुल बॉटम में जाकर सेटल डाउन हुआ है। तो आपको क्या लगता है इन दो सैंपल्स को ऑब्जर्व करके, इनके जो रिजल्ट्स हैं इनको ऑब्जर्व करके आपको क्या लगता है कि कौन हैवियर, कौन सा डीएनए हैवियर है? ये जो सैंपल एट 0 मिनट का डीएनए ये ज्यादा हैवियर है या कंट्रोल सैंपल का डीएनए ज्यादा हैवियर है? विच वन इज हैवियर? सैंपल एट 0 मिनट का डीएनए हैवियर है, इसी वजह से वो बॉटम में चला गया है, और ये लाइटर है, ये इस वजह से ऊपर आ गया। और अगर हम इसको इमेजिन करें कि ये क्यों ऐसा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंट्रोल सैंपल था इसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N14 मौजूद है, N14 टाइप की नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर लें कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स में, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में N14 टाइप की नाइट्रोजन है, तो इस वजह से ये लाइटर है। और इसके अगर दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 टाइप की नाइट्रोजन हो तो ये इस वजह से हैवियर है। तो क्या ये हमारी एक्सप्लेनेशन काम करती है? आप क्या समझते हैं कि ये लॉजिक दुरुस्त है कि ये कंट्रोल सैंपल का डीएनए इसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N14 नाइट्रोजन होगी,
क्योंकि देखो ये वो सैंपल है जो कि ऐसे मीडियम से उठाया गया है जहां पर सिर्फ N14 टाइप की नाइट्रोजन है, N15 का इनको एक्सपोजर नहीं मिला। तो हम यहां पर ये अज्यूम करेंगे कि इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर कौन सा नाइट्रोजन है, N14। ठीक होगी बात। लेकिन ये जो डीएनए आप देख रहे हैं सैंपल एट 0 मिनट का, आप क्या कंक्लूड करेंगे कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N14 टाइप की नाइट्रोजन होगी? अगर इसके दोनों स्ट्रैंड्स में N14 टाइप की नाइट्रोजन होती तो इसका सेडिमेंट भी बिल्कुल इसके बराबर बनता ना। तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर फिर कौन सी नाइट्रोजन होगी, N15 टाइप की नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि दरअसल ये वो सैंपल है जो अगरचे हमने लिया तो इस मीडियम से, लेकिन यहां पर जो बैक्टीरिया जिनसे ये सैंपल लिया है वो अभी रिसेंटली यहां से लाए गए थे और उनको यहां पर जस्ट एक्सपोजर तो मिला इस मीडियम का, लेकिन ग्रो करने का मौका नहीं मिला। तो इस वजह से हम ये अज्यूम करेंगे कि इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 टाइप का नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अंडरस्टैंड? तो हमारे सामने ये देखिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट नजर आ रहे हैं। अब तीसरा रिजल्ट आप देखिए, तीसरा रिजल्ट है ये सैंपल एट 20 मिनट का। ये जो सैंपल एट 20 मिनट था ना, थर्ड सैंपल, तो सैंपल एट 20 मिनट का सेडिमेंट इन दोनों के दरमियान में आया है। देखो ये डीएनए ना तो इसकी तरह कंट्रोल की तरह बिल्कुल लाइटर डीएनए बिल्कुल टॉप के ऊपर भी नहीं आया, और ना ही ये सैंपल एट 0 मिनट की तरह बिल्कुल हैवियर है, बॉटम के अंदर भी नहीं गया, बल्कि ये दोनों के दरमियान में ये सेडिमेंट बना है। तो हम अगर इसको भी इसी बुनियाद पर इंटरप्रेट करें कि भाई मिसाल के तौर पर अगर ये जो कंट्रोल सैंपल का डीएनए इसके दोनों स्ट्रैंड में N14 टाइप का नाइट्रोजन है और जबकि ये सैंपल एट 0 मिनट के दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो सैंपल एट 20 मिनट है, इसके एक स्ट्रैंड में N15 होगा और एक में N14 होगा, तभी तो ये इनके इंटरमीडिएट डेंसिटी पर अपीयर हुआ है। समझ आ रही है बात भाई? तो ये आपने याद रखनी है बात। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रेप्लिकेशन अगर सेमी कंजर्वेटिव वे में हुई हो तो ऐसा मुमकिन है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको याद है ना कि जो हर बाद की जनरेशन का डीएनए होता है उसमें एक स्ट्रैंड अपनी पिछली जनरेशन का होगा और एक स्ट्रैंड बिल्कुल नया होगा। तो अब आप देखिए कि अगर इससे पिछली जनरेशन ये वाली थी जिसमें दोनों हैवियर स्ट्रैंड्स थे, तो इससे जो अगली जनरेशन आएगी तो उस जनरेशन के डीएनए के अंदर एक हैवियर होगा और एक लाइटर डीएनए स्ट्रैंड होगा। समझ आ रही है बात भाई? अच्छा, उसके बाद फिर देखिए जब चौथा सैंपल ऑब्जर्व किया तो यहां पर दो सेडिमेंट नजर आए। तो ये दो सेडिमेंट किस तरह से, एक ये सैंपल है 20 मिनट की तरह एक इंटरमीडिएट डेंसिटी का सैंपल, और दूसरा यहां पर आपको एक और सेडिमेंट मिल रहा है जो कंट्रोल की तरह बिल्कुल टॉप के ऊपर है। तो यहां पर ये दो कैसे आ गए? अच्छा, ये जो रिजल्ट्स थे ना, ये रिजल्ट्स यहां पर इस तरह से इन्होंने डिस्प्ले किए थे। इन रिजल्ट्स को जाहिर है कि यहां पर तो ये डायग्राम बना के दिखाइए, लेकिन एक्चुअली इन टेस्ट ट्यूब्स की इस तरह से तो ये एक्सरे फोटोग्राफी की जाती है और इस एक्सरे फोटोग्राफी के जरिए फिर ये इनके सेडिमेंट्स की पिक्चर ली जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सेडिमेंट जो बिल्कुल नीचे की तरफ नजर आ रहा है ये 0 मिनट वाला है, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी का सेडिमेंट ये दरमियान में आ रहा है, और जबकि तीसरी प्लेट के अंदर दो सेडिमेंट आपको मिल रहे हैं। तो ये इनके रिजल्ट इस तरह से थे। अब इन रिजल्ट्स को दोबारा से मैं इंटरप्रेट कर देता हूं कि इनका मतलब क्या था। देखो, इनका मतलब ये था, सपोज करो कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए वो डीएनए है जो कि इस सैंपल एट 0 मिनट के अंदर मौजूद है, और ये डीएनए जाहिर है कि अभी रिसेंटली जो बैक्टीरिया यहां से लाए गए हैं उन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इस वजह से इसके दोनों स्ट्रैंड के अंदर कौन सा नाइट्रोजन है? इनमें N15 नाइट्रोजन, इधर भी N15 और इधर भी N15 नाइट्रोजन। उसके बाद जब ये अगली जनरेशन अपीयर होती है, क्योंकि ये जो डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए इसमें भी मौजूद है, जो यहां से लाए गए थे बैक्टीरिया उनके अंदर भी मौजूद था, और ये बैक्टीरिया यहां पर भी हमने ट्रांसफर किया था एट द सेम टाइम, इधर भी ये मौजूद था और यहां पर भी मौजूद था। लेकिन उसके बाद इस प्लेट में अगली जनरेशन फॉर्म हो गई। जब अगली जनरेशन बनी होगी तो अगली जनरेशन में क्या हुआ होगा कि ये एक हैवी स्ट्रैंड यहां पर कंजर्व हो गया, और इसके साथ जो नया स्ट्रैंड इस प्लेट के अंदर बना होगा वो N14 टाइप का होगा। इसी तरह से दूसरा हैवी स्ट्रैंड ये यहां पर कंजर्व हो गया N15, और नया स्ट्रैंड यहां पर N14 टाइप का बना होगा। तो ये दूसरी जनरेशन यहां पर। तो ये देखिए जो सैंपल एट 20 मिनट है ना, वो ये इस तरह के डीएनए का सैंपल है। अच्छा, तीसरा जो यहां से हमने गेन किया था वो देखो कि यहां पर दो जनरेशंस गुजर गई हैं, यानी इस पैट्री प्लेट के अंदर
एक जनरेशन के बाद इस तरह के डीएनए बने होंगे और दूसरी जनरेशन जब आई होगी तो इनकी फर्दर एप्लीकेशन के बाद इस तरह के डीएनए बने होंगे। वो कैसे कि देखो ये हैवी स्ट्रैंड ये यहां पर कंजर्व हो गया है N15, इसके साथ जो नया स्ट्रैंड बना है वो N14 टाइप का है, और जबकि दूसरा स्ट्रैंड ये लाइटर ये यहां पे कंजर्व हुआ N14 और इसके साथ भी नया स्ट्रैंड N14 टाइप का है। लिहाजा यहां पर दो तरह के डीएनए हो गए, एक डीएनए जिसमें एक हैवी एक लाइटर और दूसरा डीएनए जिसमें दोनों लाइटर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं। और सेम यहां पर भी ऐसा ही हुआ। इसका मतलब है कि ये जो आखिरी ट्यूब है इसके अंदर दो सेडिमेंट का मिलना बिल्कुल यकीनी है कि एक सेडिमेंट वो इस तरह के डीएनए पर मुश्तमिल होगा जिसमें एक हैवी एक लाइटर है और दूसरा सेडिमेंट इस तरह के डीएनए का जिसमें दोनों लाइटर स्ट्रैंड्स हैं। तो आपने देखा बेटा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ना, ये रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन किस मेथड के तहत हुई है, किस मोड के तहत हुई है, सेमी कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव मोड। आपको क्या समझ में आया यहां पर? तो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत हो रही है, सेमी कंजर्वेटिव। अगर ये कंजर्वेटिव मॉडल के तहत ये रेप्लिकेशन होती तो ऐसी सूरत में क्या होता? ऐसी सूरत में ये होता कि आपके पास अगर ये कंजर्वेटिव मॉडल दुरुस्त होता तो यहां पर भी दो सेडिमेंट आने थे, ये इंटरमीडिएट सेडिमेंट नहीं, एक सेडिमेंट यूं हैवियर सेडिमेंट होता यहां पर और एक सेडिमेंट बिल्कुल लाइटर होता, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला सेडिमेंट नहीं आना था, और यहां पर भी ऐसा ही होना था। तो ये दरअसल इंटरमीडिएट डेंसिटी का जो सेडिमेंट है वो इस बात का एविडेंस है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव वे में होती है। और अगर डिस्पर्सिव मॉडल दुरुस्त होता तो डिस्पर्सिव मॉडल के तहत ये रिजल्ट्स इस तरह से आते कि बहुत सारे सेडिमेंट्स यहां पर अपीयर होते हैं और उसकी वजह से फिर हम ये कह सकते थे कि डिस्पर्सिव दुरुस्त है। लेकिन ना ही डिस्पर्सिव मॉडल दुरुस्त है ना ही कंजर्वेटिव मॉडल दुरुस्त है। दरअसल रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत होती है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में ये बात बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह हो जाती है कि रेप्लिकेशन एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत होती है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.